हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और बेसिकली हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे पीएन जंक्शन का। और पीएन जंक्शन का हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है और कैसे पीएन जो आपके पास पीएन जंक्शन को पी आप डायोड भी बोल सकते हैं। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है हमारे पास, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग कैसी होती है या रिवर्स बायसिंग जो है वो कैसी होती है, ओके। या हम उसको उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हम इसको फेयरली समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जो हमारे पास आता है, ये बेसिकली टॉपिक हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन, राइट। ये हमारा टॉपिक है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको ये चीज़ समझनी है ना। तो प्री रिक्विजिट्स में हमारे पास क्या है, एक तो आपको समझना है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो होते क्या है। बहुत ही ब्रीफ में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो सेमी जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बिटवीन मीन्स कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की होती है, दैट इज़ बेसिकली अगर हम इंसुलेटर और कंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है लेस देन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर होती है, राइट। और इसकी जो कंडक्टिविटी है किसी भी इंसुलेटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। ये हमको पता है। एक तो ये है। तो अगर हम इसको एनर्जी बैंड डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि जो कंडक्टर्स के अगर हम केस लेते हैं तो उसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है उसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ, और जो वैलेंस बैंड है वो काफ़ी बड़ा होता है, राइट। जो एनर्जी गैप होता है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट। इंसुलेटर के केस में अगर हम देखते हैं तो ये जो गैप होता है वो ऑलमोस्ट नील होता है, यानी कि आपका जो वैलेंस बैंड होता है उसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वो इतने नज़दीक होते हैं कि ऑलमोस्ट दे ओवरलैप ईच अदर। फॉर एग्जांपल, ये ओवरलैपिंग पीरियड है, ओवरलैपिंग रीजन है ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये कंडक्शन बैंड है, ओके। और ये आपका वैलेंस बैंड है। तो इसमें ओवरलैपिंग होती है ऑलमोस्ट, या कह सकते हैं कि अगर इसमें कुछ गैप भी होता है तो इतना स्मॉल होता है कि इजिली यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि चार्ज कैरियर्स इजिली कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं और आपका जो कंडक्टर होते हैं वो इजिली कंडक्ट करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारे पास जो वैलेंस बैंड होता है हमारे पास, ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है, और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो गैप होता है वो इतना होता है कि ईजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर सकते हैं, बट आफ्टर अटेनिंग और आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी फ्रॉम आउटर सोर्सेज। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ये देखा गया टिपिकली हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जो हम नॉर्मली लेते हैं उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम मेनली आता है। तो एनर्जी गैप जो आपके पास, अगर मैं सिलिकॉन का केस लेता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ओके। और यहीं पर अगर मैं जर्मेनियम का एग्जांपल लेता हूँ, एनर्जी गैप अगर मैं लेता हूँ जर्मेनियम का GE, तो ये एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेटली 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है, ठीक है। तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है, सिलिकॉन के केस से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन दोनों ही केस में आप देखोगे एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं उसमें एनर्जी काफ़ी बड़ा होता है, ओके। तो ये आपके पास किसका हो गया, ये एनर्जी बैंड आपके पास जो है ये कंडक्टर्स के लिए है, ऑलमोस्ट नील होता है। ये आपका
4 सेमीकंडक्टर है, जबकि यहाँ जो फॉरबिडन ये जो एनर्जी गैप होता है वो इंसुलेटर का होता है ना, तो इंसुलेटर काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि जितना भी आप एनर्जी दे दो, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाता। या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी देंगे तो ये जो एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है, मान लीजिए ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम एनर्जी देते हैं किसी इंसुलेटर के लिए, तो इससे पहले कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंचने का कंडक्ट करे, उससे पहले ही आपका जो इंसुलेटर होता है या तो पिघल जाता है या अपनी जो शेप है वो लूज़ कर जाता है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पर डैमेज हो जाता है। तो कह सकते हैं जो भी उसकी स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट है, तो मान लीजिए वो किसी और मोल्टन या लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वही डिस्टर्ब हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब कोई मीनिंग नहीं रहता फिर हमारे पास, है ना। एक तो ये चीज़ है जो हमें समझनी है। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है, हम थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी गैप जो होता है ना आपके पास, अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, है ना, तो आप देखते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि आपके पास जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ना, आर सेमीकंडक्टर्स, राइट। बट जो कार्बन हमारे पास होता है वो सेमीकंडक्टर नहीं होता। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, बट कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, मान लो ये क्वेश्चन आता है, तो इसका क्या रीज़न है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, तो अगर हम कार्बन देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए आपके पीरियडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर यहाँ कहीं जगह हीलियम आता है, फिर आपके पास यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, यहाँ कहीं आएगा बोरॉन 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे कार्बन आता है, 7वें में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन आता है, 8वें पे ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आएगा और फिर नियोन आता है, राइट। ऐसे अगर हम उसको भरते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन और उसके नीचे आता है जर्मेनियम, राइट। तो ये जो आपके पास ग्रुप है ना पीरियडिक टेबल में, उसके अंदर कार्बन ऊपर आता है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम नीचे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्बन तो है वो सेमीकंडक्टर नहीं होता, और कह सकते हो कार्बन इज मोर लाइक एन इंसुलेटर, लाइक मोर लाइक कार्बन इज मोर लाइक एन इंसुलेटर, बट silicon and germaniums are semiconductors. So what is the reason for that? However, their structures are same. ठीक है, ठीक है, however you can say their structure जो होते हैं ना are same. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कार्बन हमारे पास है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास कितना आता है, आप देखेंगे इसके अंदर तो वो आता है 14, और जो आपके पास जर्मेनियम का आता है वो आता है 32। तो अगर इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 6 की, ये आउटर आपके पास एटॉमिक नंबर है तो ये आता है 2 and 4, यानी कि इसको लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6, है ना, 2p2 आ जाएगा। तो आप देखोगे आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं, दो, दूसरे वाले के अंदर एक तो 2 आ रहे हैं और 2 4 ही आते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर सिलिकॉन की हम बात करते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना 14, तो इसे लिखेंगे 2 8 and 4, सॉरी 2 8 and, अच्छा ठीक है 4 है, तो ये कितना आएगा 1s2 2s2 2p6, ओके 8 हो गया, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p2। तो तुम देखोगे इसमें भी ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इसका सब ऐड करोगे तो 14 आता है। तो इसमें जो वैलेंसी आती है हमारे पास वो यहाँ पर भी 4 आती है। सिमिलरली अगर जर्मेनियम का देखोगे तो 32 है, तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो देखिए ये आता है 1s2 2s2 2p6, तो देखोगे ये हमारे पास 10 हो गया, फिर आ रहा है 3s2 3p6 3d10, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, ये आता है 18 28 हो गया, आएगा 4s2, ओके, फिर 4p2। तो तुम देखोगे आउटर मोस्ट शेल में जो आ रहे हैं यहाँ पर भी 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी इसकी वैलेंसी भी कितनी है,
वैलेंसी यहाँ पर भी 4 ही है ना। तो इन केस में हमारे 4 वैलेंसी आ रही है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना सेम होता है। इट मीन्स इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वैलेंसी हमारे पास आ रही है, वैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेम। सो इसका मतलब क्या हो गया, सो ईच जो कार्बन एटम होगा, कार्बन है ना, या सिलिकॉन या जर्मेनियम, हर एक कार्बन एटम विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स with its neighboring 4 एटम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूँ तो एक कार्बन जो है तो बगल वाले कार्बन के चार बगल वाले कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन 4 है और इसके भी 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली इसके 1 2 3 4 यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ऐसे इस कार्बन का भी होगा है ना, ऐसे बनेगा और इसका भी ये हो जाएगा है ना। तो इसी तरह से क्या है, ये कार्बन आइटम भी अपने बगल के कार्बन आइटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन का भी सेम केस होगा। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिलिकॉन के क्या होते हैं, ये अब घिरा होता है कई सारे सिलिकॉन एटम के साथ राइट। तो देखिए ये सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, क्योंकि वैलेंसी कितनी थी, 4 थी। तो देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ऐसे इसके भी 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सिमिलरली इसके 4 हैं, 2 3 4, और यहाँ पर भी 4 हैं है ना, ऐसे ही इसके भी हैं। तो तुम देखोगे सारे के सारे जो आपके सिलिकॉन के एटम्स होंगे वो सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि कार्बन बनाता है। तो क्वेश्चन ये है फिर भी जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है वो तो सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कार्बन होता है हमारे पास वो एज एन इंसुलेटर ही वर्क करता है, चाहे उनके स्ट्रक्चर सेम है। तो व्हाट इज़ द रीज़न, तो ये हमें यहाँ पर समझना है ना। तो इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है वो आती है पीरियोडिक टेबल में, जो आपके एटम्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, किस तरह से वो अपने साइज को चेंज करते हैं, ये हमें हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन को देखते हैं, सपोज हमने क्या करा, कार्बन को समझा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6। तो इसकी जो नंबर ऑफ शेल्स थे कार्बन में वो कुछ ऐसे थे। सबसे पहले मान लीजिए अंदर अंदर का एक शेल है उसमें नंबर ये N1 है। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि 1s2 है, दूसरा 2s2 है ना, फिर 2p6 है, ऐसे करके है। लेकिन कार्बन क्योंकि 6 ही हैं तो यहाँ पर केवल 2 आएगा, यानी कि अंदर वाले में तो 2 हैं, फिर जो दूसरा वाला शेल है उसमें 4 है ना, 2s2 और 2p6। तो जो आपका एनर्जी काउंटर नंबर है यहाँ पर कितना है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर 2 वाले में केवल एक तो s ऑर्बिटल में 2 है, ऐसे ही p ऑर्बिटल में भी 2 है। तो आपके पास देखो जो सेकंड वाला है वहाँ पर कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इधर ही है, यानी कि 4 है। समझ रहे हैं? इसी तरह अगर मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूँ तो वहाँ पर 14 है, तो उसका एटॉमिक जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 आती है, यानी कि कितना हो जाता है, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि 14। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बनेगी। तो पहला जो आपका एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर जो अगला होगा n=2 है ना, उसमें कितने हैं देखिए, ये इसमें 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो थर्ड वाला है उसमें 4 है, यानी कि ऐसे। ठीक है, इससे तो 1 2 3 4। सिमिलरली तुम देखोगे जब हम जर्मेनियम का एग्जांपल बनाएंगे तो जैसे यहाँ पर n= कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, n=1 2 और n=3 आ रहा है, तो n=4 तक आएगा राइट। तो यहाँ पर जो बनेगा n=1 n=2 n=3 n=4 तक जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे लास्ट वाले में 4 होंगे, शुरू में 2 थे, यहाँ 10 8 थे, यहाँ पर कितने होंगे, 18 होंगे। ओके, 18 होंगे, तो ऐसे करके 18 करेंगे, ये हो गया 18। ठीक है, तो ऑटोमोस्ट शेल में यहाँ पर भी 4 ही है, लेकिन अगर तीनों का अगर ध्यान से देखोगे और इसको कंपेयर करोगे आप इससे, जो आपके पास
पीरियडिक टेबल थी, ओके, जो हमने पीरियडिक टेबल बनाई थी, तो आपको पता चलेगा पीरियडिक टेबल में जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाते हैं एटम का साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, जबकि डाउन द टेबल इसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप हर स्टेप पे नीचे जाते हो एक नया शेल लगता है। फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पर कार्बन के केवल 2 शेल हैं, देखिए 1 and 2। जब आप सिलिकॉन की बात करते हो तो एक नया सेल जुड़ जाता है, तो यहाँ होते हैं 3, है ना, 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे सिलिकॉन के लिए 3 हो जाएगा, 1 2 and 3। और लास्ट वाला जो आपके पास जर्मेनियम है 4 शेल हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 and 4। एक नया शेल बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, इसका साइज बड़ा होगा। साइज जो कार्बन का होगा उसके कंपेरिजन में सिलिकॉन का साइज जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो कह सकते हैं साइज वाइज साइज जो है सिलिकॉन का बड़ा है कार्बन से, और जर्मेनियम का साइज जो है बड़ा है इससे, कार्बन से, ठीक है। तो तुम देखोगे अगर तीनों को कंपेयर करते हैं तो आप एक चीज़ और चीज़ देखोगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो यहाँ पर कार्बन होता है उसमें केवल 2 शेल होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास, न्यूक्लियस जो है उसके साथ, न्यूक्लियस को हम ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक से, मान लीजिए ब्लैक आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के साथ जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं कार्बन के केस में, लेकिन जर्मेनियम में दूर है। यानी कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के केस में वो लूजली बाउंड, मतलब स्ट्रांगली बाउंड होंगे विद द न्यूक्लियस, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है ना। जबकि यहाँ पर जो आपके पास जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होने की वजह से लूजली बाउंड होंगे, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होगी एज कम्पेयर टू कार्बन वो ज़्यादा होगी। सिलिकॉन के केस में भी सेम है ना। तो इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो क्या है कि एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे उनका साइज जो है इंक्रीज होगा, देयर बॉन्डिंग, ओके, विद न्यूक्लियस डिक्रीजेस, है ना। और कैसे यू कैन से दे बिकम लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। एक तो ये रीज़न है। इसका एक और रीज़न है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फोर्स होती है अट्रैक्शन, है ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कम कर देते हैं, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से एक तरह से। तो एक क्या आता है, एक तरह का स्क्रीनिंग का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमोस्ट शेल पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता चलाएगा, है ना। तो इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस कहाँ पर होता है, जर्मेनियम पे, और यहाँ पर कम होता है। तो इफेक्टिवली ऑटोमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के केस में वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं विद द न्यूक्लियस, जबकि इसमें कम होते हैं, है ना। तो इसमें सेकंड बात ले सकते हैं कि एज मोर नंबर ऑफ शेल्स एड्स, है ना, एड्स हो जाएंगे तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। सो तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स कैन easily come out of the atom, ठीक है, come out of atom compared to कार्बन, ठीक है। कार्बन एटम के कंपैरिजन में ये इजिली बाहर निकल जाते हैं। हेंस आप कह सकते हो जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है आर सेमीकंडक्टर्स, बट कार्बन जो है इज इंसुलेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। एक चीज़, एक देखो इंटरेस्टिंग एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर तुम देखोगे तो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, है ना, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कि हम जो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया आपको कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, तो मैंने आपको बताया
कि अगर मान लो मैं जर्मेनियम का एग्जांपल लेता हूँ, तो जर्मेनियम में ये जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, है ना, ये किस ऑर्डर का होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जबकि अगर यही गैप मैं सिलिकॉन में लेता हूँ, है ना, ये मान लो सिलिकॉन है, तो ये जो गैप होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मान लो इतना, है ना। तो ये जो गैप होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए, है ना, दिस इज फॉर सिलिकॉन, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो साफ पता चल रहा है कि जो आपका सिलिकॉन का है उसमें देखो एनर्जी गैप ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ट्रांसफर कराने के लिए, कंडक्शन बैंड में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम के कंपैरिजन में क्या होता है, नज़दीक होते हैं न्यूक्लियस के, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज जो होता है जर्मेनियम के केस में कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन के केस में। तो सिलिकॉन के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो जर्मेनियम क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर है आउटर जो आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ईजिली निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास जो एनर्जी गैप होगा या फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द सिलिकॉन, ठीक है। तो ये भी इससे हमारे को पता चल जाता है, राइट। चलिए, एक तो ये चीज़ होगी जो हमें समझनी है। इसके बाद देखो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हमारे पास आते हैं। एक तो आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक, राइट। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो आपको ये समझना है पहले इंट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर हैं जो नेचर में प्योर फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि हमको अपनी तरफ से उसमें कुछ एडिशन या कुछ भी मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्योरली फाउंड इन नेचर, जो आपके रॉ कह सकते हो सेमीकंडक्टर होते हैं, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी होती है लो होती है, ठीक है। तो देयर कंडक्टिविटी इज लो एज कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बताएंगे क्यों, है ना। तो फिलहाल तो लो होती है, लिख लो। तो देयर जो कंडक्टिविटी है इज लो है कंपेयर्ड विद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। तो आपके जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यू कैन से सेमीकंडक्टर with impurities are called extrinsic semiconductor, है ना। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पी टाइप और एक होता है आपका एन टाइप, ठीक है। तो आपकी जो इम्प्योरिटीज होती है ना, ये इम्प्योरिटी जो हम ऐड करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर की, वो दो तरह की होती है, एक पी टाइप या एन टाइप। इसको एक और नाम दिया जाता है, पी टाइप का मतलब होता है ट्राइवेलेंट, है ना, ट्राइवेलेंट टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है पेंटावेलेंट, राइट। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि कैसे हम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज को ऐड करके हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम सेकेंड लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज, ये सेकेंड पॉइंट हो गया ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंडक्टिविटी इज मोर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं। नेचर में तो हमें पता है प्योरली मिलते हैं, वो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास जो आपके पास सिलिकॉन है ना, हमने बताया था जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, नॉर्मली क्या होता है
उसमें एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और एक लंबी लंबी श्रृंखलाएं या कह सकते हो चेन बनाई जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट। तो जैसे कार्बन में ये प्रॉपर्टी होती है, सिलिकॉन में भी होती है, उसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जो आपका फोर्थ ग्रुप होता है यहाँ पर, कार्बन का ग्रुप, ठीक है, उन सभी में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ओके। तो आपके पास जो यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास कार्बन है, या आपके पास नीचे सिलिकॉन आता है, उसके बाद जर्मेनियम आता है, उसके अगर नीचे जाएंगे तो आपके पास ये टिन आ जाता है और पीबी लेड आता है। तो हमारा जो मेन है ना समझने का वो ये है, दोनों चीज़ को, है ना, ये दोनों चीज़ को समझना है हमको। तो आपके पास जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के अंदर होती है। लेकिन होता क्या है कि जब भी लॉन्ग चेन्स बनती है ना हमारे पास, सॉलिड की जो लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बनती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी लॉन्ग चेन्स बनती है, कभी कभी कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम अपनी साइड से मिसिंग हो जाता है, ठीक है। सम atoms from the site of silicon or germanium crystal gets missing, ओके। तो ये जो आपके पास डिफेक्ट होता है इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट डिफेक्ट को हम यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, राइट। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ सिलिकॉन एटम्स हैं, यहाँ पर सिलिकॉन एटम ऐसे है, सिलिकॉन एटम ऐसे ही है, ठीक है, और यहाँ पर सिलिकॉन एटम है, इधर मान लीजिए बीच में सिलिकॉन एटम था लेकिन वो मिस हो गया, राइट, वो मिस हो गया। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर अब गैप है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बगल के, या तो इधर लेफ्ट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड के कुछ और एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, सो दैट वो इस गैप के अंदर फिट आ जाए, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे हमें पता है कि आपके पास जो सिलिकॉन के बगल वाले होते हैं, कार्बन के बगल में नाइट्रोजन होता है, इसके बगल में क्या होता है आपके पास, बोरोन होता है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सिलिकॉन के बगल में क्या आता है, फॉस्फोरस, यहाँ से आर्सेनिक आता है। अगर टिन के बगल में देखो एंटीमनी आता है, Sb, और यहाँ आता है बिस्मथ। सिमिलरली बोरोन के बगल में आता है नीचे एल्यूमिनियम, यहाँ आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम, फिर आता है टेल्यूरियम, ओके, सॉरी थैलियम, थैलियम आता है। तो हम करेंगे क्या, सिलिकॉन साइड के पास तुम देखो जैसे हम इधर जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि एटम का साइज घटता है ना, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक बढ़ेगा तो आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो एक पहले मान लो दो इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ के क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा छोटा, क्योंकि जैसे ही इस ऑर्बिट के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो वो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, तो आपका जो साइज होगा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। तो इसका साइज जो होता है फॉस्फोरस का सिलिकॉन के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, हमें तो सिलिकॉन के साथ का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला जाएंगे। तो जैसे ही इसका साइज कम वाले के नीचे जाएंगे तो आपका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि सिलिकॉन के अप्रोक्सीमेटली साइज का कौन सा एटम होगा, जो कि आर्सेनिक होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ आर्सेनिक ऐड कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं, है ना, कार्बन पे 4 होते हैं। उसी तरह से बोरॉन में क्या होगा, एक कम होता है इलेक्ट्रॉन, 3 होगा। और न्यूट्रॉन जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, है ना, और एंटीमनी देखेंगे तो वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने कौन से ग्रुप को यहाँ पर ऐड करा है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट को, जो कि 5th ग्रुप का आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वैलेंस में कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। तो जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन के पास तो 4 ही है, 4 सिलिकॉन एटम से घिरा पड़ा है ना आर्सेनिक, तो एक ये है, दूसरा ये, तीसरा चौथा, तो पांचवा जो होगा आपका आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन वो फ्री रह जाएगा, वो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, राइट। इसको हम क्रॉस से बता देते हैं। और जो सिलिकॉन के एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको मैं डॉट से बता देता हूँ। मान लीजिए तो एक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बनेगा, ऐसे यहाँ एक बन जाएगा, एक ही सिलिकॉन का यहाँ पर बन जाएगा ना, बाकी आपके डॉट्स क्या ले होंगे, ऐसे करके यहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाकी कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ।
राइट। तो ऐसे हमने क्या करा, खूब सारे कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बना दिए। तो आर्सेनिक आने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री का मिल गया। तो अगर इसका हम बैंड डायग्राम बनाएंगे तो हमको पता चल गया सिलिकॉन में कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, इसके वैलेंस बैंड में होंगे पूरा ना, तो वैलेंस बैंड में होंगे। और यहाँ पर जो होगा कंडक्शन में फिलहाल तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन हमको ये पता है कि आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, ये किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट फ्री है, तो ये इजिली क्रिस्टल में मूव कर सकता है थोड़ी भी अगर इसे एनर्जी मिली। अभी तो कंडक्शन बैंड में नहीं है फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनर्जी इसमें कंडक्शन बैंड के काफ़ी नज़दीक होता है ना। इसकी एनर्जी इतनी होती है कि कंडक्शन में इजीली मूव कर जाता है अगर थोड़ी भी एनर्जी इसको मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आर्सेनिक एटम से आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो आर्सेनिक एटम से हमारे पास आया है इसकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा होगी जो कि सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये तो बॉन्ड से बंधे हुए हैं ना, ये तो क्या हो रखे हैं, कोवलेंट बॉन्ड से आपस में बंधे पड़े हैं, तो ये इजिली मूव नहीं कर सकते। तो ये आपको कह सकते हैं इनकी एनर्जी काफ़ी कम है, या हम कह सकते हैं ये वैलेंस बैंड को बिलोंग करते हैं, राइट। तो इनकी एनर्जी कम होती है लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी होती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खूब सारे हो जाएंगे जिनकी एनर्जी काफ़ी नज़दीक होती है कंडक्शन बैंड के, ये एक एनर्जी बैंड बनाते हैं। इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल। ये एक एनर्जी लेवल बनाएंगे। डोनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। कौन से, आर्सेनिक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ताकि वो कंडक्शन बैंड में मूव हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये समझ आ गया आपको। तो इसी में क्या होता है, अगर थोड़ी भी हम एनर्जी देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में मूव हो जाते हैं और करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, obtained from pentavalent impurities have more energy, very close, you can say very close to the conduction band, ठीक है, forms discrete donor energy levels, ठीक है। तो ये इजिली यहाँ पर कंडक्ट करा देते हैं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो फ्री होते हैं, राइट। वैसे भी हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं वो सारे के सारे तो कंडक्शन बैंड में जाते नहीं हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। तो अगर उनसे कंपेयर किया जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्क्रीट एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं कंडक्शन बैंड में बिकॉज ऑफ द लोअर एनर्जी गैप, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी जो होती है हमारी बढ़ जाती है, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इस तरह के जो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम पी टाइप या पेंटावलेंट की इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, चाहे वो फॉस्फोरस है, चाहे आर्सेनिक है, बिस्मथ या एंटीमनी है, तो इसकी जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं पेंटावलेंट इंप्योरिटीज, ठीक है। इनको हम डोपेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोपेंट्स, डोपेंट्स या इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज कौन सी, यहाँ पर है पी टाइप, पी टाइप और सॉरी ये एन टाइप है, और यू कैन से पेंटावलेंट। तो ये एन टाइप डोपेंट्स कहलाएंगे, है ना, या इम्प्योरिटीज कहलाएंगी। ये बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए हमारे पास क्या करेंगे, हम देखेंगे पी टाइप में क्या होता है, राइट, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम समझ में आ गया और ये हमारे समझ में आ गया। अब देखिए मान लीजिए हम पी टाइप समझने की कोशिश करते हैं, तो पी टाइप में क्या होता है, ओके, और वहाँ पर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। तो हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ये हम इसको कहते हैं ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या होता है कि वही पहले की तरह सिलिकॉन ही होता है ना, और उसमें भी गैप है कहीं पर, है ना, कोई मिसिंग एटम है, तो उस मिसिंग एटम की जगह पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा सेम साइज का जो काफ़ी इसके
पास के साइज का होगा वो एटम यहाँ फिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट लेंगे जो किसके साइज के आसपास का हो और क्या हो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जर्मेनियम का, है ना, सिलिकॉन का ले लीजिए, तो आपके पास का जो होगा कौन सा होगा, वो होगा गैलियम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गैलियम को ले सकते हैं यहाँ पर, हाँ, या इसको ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इंडियम लेता हूँ या गैलियम लेता हूँ, कुछ भी मैं ले लेता हूँ सिलिकॉन के साथ, मान लीजिए मैं इंडियम को ऐड कर देता हूँ। इंडियम में क्या होता है, हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम देखोगे तो ये आपके पास तीन होते हैं ओनली, राइट। तो अगर हम तीन को लेते हैं, हमने पहले बताया था केवल तीन ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो तीन इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इंडियम का एक ये रहा, और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, अब सिलिकॉन के चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली ये सिलिकॉन एटम 1 2 3 4, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। यहाँ सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो ये भी कोवलेंट बना देगा। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरा तो है नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनना है, तो क्या करेगा, जो नेबरिंग का सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो सिलिकॉन एटम का यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बच्चों एक होल क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो हमने क्या देखा कि जो आपके पास इंडियम एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया फ्रॉम अ नेबरिंग सिलिकॉन एटम, ताकि यहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड बन सके। बात समझ आ रही है? तो इसको जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, मान लीजिए आपके पास ये कंडक्शन बैंड था और ये आपका वैलेंस बैंड था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एनर्जी बैंड बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ वो इलेक्ट्रॉन हमने रखा है, देखो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ जो यहाँ से हमको मिला है ना, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इंडियम को मिल गया है, कहाँ से मिल गया है, सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के थे जो वैलेंस बैंड में होते थे। अब क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मिले हैं सिलिकॉन को, तो ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वैलेंस बैंड में क्या हो जाएगा, सिलिकॉन एटम का एक होल बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको, क्योंकि हम इंडियम ने यहाँ इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डिस्क्रीट एक्सेप्टर, क्योंकि एक्सेप्ट किया है उसने, है ना, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये हमें समझना है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कोई कंडक्टिविटी होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो इंडियम के पास है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बन चुके हैं इसके तो, लेकिन जो आपके पास होल क्रिएट होंगे ना यहाँ पर सिलिकॉन के, है ना, सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर, वो इजिली कंडक्ट कराएंगे। क्यों, क्योंकि जैसी करंट फ्लो करेगी तो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, देखो इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचने में तो एनर्जी चाहिए, लेकिन आसपास के सिलिकॉन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको, जो कैविटी बनी है यहाँ पर होल, उसको भरने में जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए, तो थोड़ी भी एनर्जी मिल गई ये भर लेंगे इसको। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस वाले होल को क्रिएट भर लेगा, यहाँ एक होल क्रिएट होगा उसको यहाँ का इलेक्ट्रॉन भर देगा, ऐसे यहाँ का होल क्रिएट होगा उसको यहाँ का इलेक्ट्रॉन भर देगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो एक करंट फ्लो करेगा जो कि किसकी वजह से होगा, होल की वजह से होगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो करंट मेनली होल की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करंट होल का होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमें जो था समझना था, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट होगा ड्यू टू होल्स वो वेरी वेरी लार्ज होगा एज कम्पेयर टू करंट इन होल, करंट इन इलेक्ट्रॉन्स। प्रीवियस केस में अगर हम देखेंगे पेंटावलेंट के केस में, तो वहाँ पर जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता था वो ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू करंट ऑफ होल्स। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो देखिए जैसे हमने पहले बताया था कि पेंटावलेंट के अंदर जो आपके पास आर्सेनिक था, वो हमारा कौन सी इम्प्योरिटी कहलाती थी, एन टाइप इम्प्योरिटी या पेंटावलेंट कहलाती थी। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास इंडियम होगा वो कौन सी इम्प्योरिटी होगी, उसको हम कहेंगे पी टाइप या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर जो आपके पास ये एटम कहलाएगा, जो आपके पास ये जो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, उसको हम पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो हियर you can say the extrinsic semiconductor is called p type या
पेंटावेलेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बच्चों आपको बात समझ में आ गया। तो देखिए अब हम आगे क्या कोशिश करेंगे, अब आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें एनर्जी, तो हमने बता ही दिया, एनर्जी बैंड भी बता दिया, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये भी बता दिया, हमने ये बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता दिया, उनके टाइप भी बता दिए और किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो हमको ये पता लग गया। अच्छा, इंट्रिंसिक में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो इंट्रिंसिक में क्या होगा, वैसे तो कोई कोवलेंट बॉन्ड होता नहीं है, मतलब कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं इसमें, तो अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ होंगे, जो क्या है वैलेंस बैंड में, और यहाँ पर क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड में है। तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे या इसको कुछ एनर्जी देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब मार के कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड बन जाएंगे और यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। होगा क्या, करंट फ्लो करेगा ड्यू टू होल इन कंडक्शन वैलेंस बैंड, और इलेक्ट्रॉन जो है मान लो इधर मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्शन बैंड में और जो करंट फ्लो मूव करेगा वो इक्वल होंगे नंबर में, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे और नंबर ऑफ जो होल्स होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो बराबर होते हैं। और हमने देखा जो आपके पास यहाँ होता था, यहाँ उल्टा होता था, करंट हमारे पास होल में की वजह से ज़्यादा होती थी पी टाइप में, यानी कि नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते थे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली यहाँ जो होता था हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, वो ज़्यादा होते थे, ठीक है, एन टाइप में, ठीक है, एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल इन एन टाइप। जबकि आपके इंट्रिंसिक में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितने कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, है ना, जैसे कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेकर इतनी एनर्जी ले लेंगे कि वो इजिली कंडक्ट कर सकते हैं, है ना, पूरे क्रिस्टल में घूम सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में चले गए, इसकी एनर्जी क्या हो गई, उतनी हो गई कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गई। सिमिलरली आपके ये जो आपके होल क्रिएट होगा वो हमारे पास वैलेंस बैंड में, इसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, इजीली सिलिकॉन जो या जर्मेनियम जो क्रिस्टल होगा ये इजीली मूव कर सकते हैं इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो होल होंगे बराबर होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ करंट जो होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करंट होती है बिकॉज ऑफ होल, वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है। यानी कि आपका जो टोटल करंट होगी, अब ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, टोटल करंट होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आ रही है प्लस में नंबर ऑफ होल की वजह से करंट आ रही है, वो दोनों केस में बराबर होगी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक दोनों के लिए ट्रू है ना। तो ये जो कंडीशन है, दिस condition holds true both for intrinsic as well as extrinsic semiconductor. Okay, तो अब हमें इसमें देखिए, एक तो ये इक्वेशन है जो हमें समझनी पड़ेगी जो होती है, और इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आप पहुंच जाते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक, तो हमारी दो इक्वेशन जो है वैलिड होती है। एक तो ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन जो वैलिड होती है वो ये होती है कि एन आई का जो स्क्वायर होता है वो एन ई इंटू एन एच होता है, वेयर जो आपके पास एन है, वेयर एन आई आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यू कैन से दैट इज द नंबर ऑफ intrinsic semiconductor number of charge carriers, ठीक है, charge carriers of intrinsic semiconductor, और Ne क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड जो NH है आपके पास वो है नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, नंबर ऑफ होल, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले ही समझना है आपको ये चीज़ है। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरी क्वेश्चन जो है हम इन दोनों से मतलब बेसिकली इससे हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एक चीज़ पता है हमको, थर्ड को हम जब ड्राइव करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि I इज इक्वल टू जो होता है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स होता है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो I होगा
हमें पता है जो करंट आई होता है उसका इक्वेशन होती है ANEVD, आपको पता होगा। ए एरिया होता है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ L है, तो उसमें जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू इतनी आती है। तो हम इसको लिख सकते हैं करंट इन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ANE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है, और जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VE, ऐसा कर लीजिए। सिमिलरली जो होल्स की आ जाएगा वो आ जाएगा NeVH, क्योंकि होल्स का भी चार्ज सेम ही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है, क्योंकि बस पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज होता सेम है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। और आपको करंट जो है उसे भी ऐसे लिखा जा सकता है। हमें पता है एक्चुअली कि जो वोल्टेज होता है वो I इंटू आर होता है, राइट। तो I को लिखा जा सकता है अच्छा, R होता है रो L अपॉन में A, राइट, ये लिखा जा सकता है। यानी कि करंट को लिखा जा सकता है इस केस हिसाब से V इंटू ए, हाँ, V इंटू ए L इंटू रो, ठीक है। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ लिखते हैं करंट की जगह, लिखिए V इंटू ए रो इंटू L, और यहाँ पर ANE कॉमन लेते हैं तो आएगा VE प्लस VH, राइट। ओके, अब देखो इसमें A तो कट जाएगा, है ना, एरिया दोनों का कट गया। और जो V अपॉन L होता है ये हमको पता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है माइनस में DV अपॉन में DR होती है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं V और L, DR को अगर मैं L लिख दूँ तो V बाई L को हम E लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा N इंटू E VE प्लस VH, ओके। तो जो इक्वेशन बन के आ गई ये आएगा कैपिटल E अपॉन रो इज इक्वल टू NE VE प्लस VH, ठीक है। तो E को मैं इधर ले आता हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज N इंटू E को इधर ले आएंगे तो VE डिवाइड बाई E लिख सकते हैं, और VH अपॉन में E लिख सकते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम कहते हैं मोबिलिटी, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू होता है मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेंगे तो आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और मोबिलिटी अगर हम होल के लिए लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ होल डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आएगी वो हमारे पास आएगा 1/रो इज इक्वल टू N इंटू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स। और ये जो 1/रो होता है वो क्या बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। तो इसको हम कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस की जो कंडक्टिविटी आएगा इलेक्ट्रॉन होल दोनों को मिलाकर वो N इंटू E म्यू ऑफ E प्लस म्यू, यानी कि कंडक्ट मोबिलिटी ऑफ होल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे अब हम जो PN जंक्शन है वो समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंसेप्ट है और जो वर्किंग है PN जंक्शन की वो क्या है, वर्किंग, ओके, या जो कंसेप्ट है PN जंक्शन। तो अभी हमने सारी जो प्रीलिमिनरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं PN जंक्शन को समझने के लिए वो कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो PN जंक्शन को समझना था। तो मान लीजिए आपके पास अब जो है एक जंक्शन हमने बनाया है जहाँ पर P और N के बीच में है। सपोज आपके पास ये एक P टाइप सेमीकंडक्टर है, ओके, और ये आपके पास N टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास है, ठीक है। और N टाइप में क्या होता है नॉर्मली हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। मैं 10 इन नंबर्स ले लेता हूँ, और आपके पास मान लीजिए होल्स की जो संख्या है यहाँ पर वो 2 ही है ना, मान लीजिए 2 है, ये मैंने 2 ले लिए होल्स, ये होल है, और जो ब्लैक से मैंने बताया वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या होगा, होल्स की संख्या पी टाइप में ज़्यादा होगी, तो मान लीजिए यहाँ 10, ऐसे मैंने बना लिया 2, ठीक है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कम है। तो हम पहले ही बता चुके हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है ना। पी टाइप में क्या होता था कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, होल्स होते थे, वेरी वेरी ग्रेटर होते थे देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्जेस थे, मेजॉरिटी
चार्ज जो कैरियर्स होते थे हमारे पास पी टाइप में, जो संख्या में ज़्यादा होते हैं उनको मेजॉरिटी चार्ज कहते हैं, वो होते थे होल्स। जबकि जो माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर्स होते थे यहाँ पर वो होते थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास यहाँ पर कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ पर? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। सिमिलरली एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारे पास होल्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हम पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को नज़दीक लाके हम दोनों को कंबाइन करते हैं, जैसे अटैच करते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि संख्या में ज़्यादा हैं तो वो क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि उस डायरेक्शन पे फ्लो करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या बहुत कम है। सिमिलरली जो होल्स हैं वो अपनी, क्योंकि यहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं वहाँ से वो फ्लो करते हैं। नेचुरल फ्लो होता है, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ से कम की तरफ फ्लो होती है, नेचुरल होता है ना। तो वो जो फ्लो होता है उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन करंट, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी चार्जेस हैं वो डिफ्यूज़ होके वन साइड से दूसरी की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन जो है इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर आना चाहता है, तो उसको मैं ब्लैक से बता देता हूँ। मान लीजिए ब्लैक डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, जबकि आपके जो होल्स हैं वो इसको क्रॉस करके इधर जाना चाहते हैं। तो होगा क्या कि जब वो ऐसा करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए और कुछ होल्स इधर गए। अब हमें पता है, मान लीजिए जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज किसी किसी बॉडी को लीव करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो सोडियम पे कितना चार्ज आता है, Na प्लस चार्ज आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है, तो उस पर Cl माइनस चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक तो ये चीज़ है, दूसरी हम एक चीज़ और पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं कंडक्शन बैंड में। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो कंडक्शन बैंड में होंगे, है ना। इसको मैं ब्लैक से बता देता हूँ। जबकि जो होल्स होंगे वो हमारे वैलेंस बैंड में होंगे। तो जब मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पी टाइप में आते हैं और पी टाइप से होल्स जो है मूव करके एन टाइप में आते हैं, और दोनों बेसिकली जंक्शन पे कंबाइन करते हैं। कंबाइन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन होल में चला जाएगा, यानी कि जैसे ही कंबाइन होते हैं इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, होल में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये होल जब इसमें जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैविटी को भर देगा। होल का मतलब क्या, खाली जगह, वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो जहाँ खाली जगह थी इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रॉन वहाँ भर गया, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन खत्म, नीचे से होल खत्म। तो जैसे जैसे कॉम्बिनेशन हो गया तो मेजोरिटी चार्ज जो कैरियर्स हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी संख्या कम होने लगेगी। ऐसे ही जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की संख्या है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि होल्स हैं हमारे, उनकी संख्या कम होने लगेगी। और हमें पता है जब कोई साइड से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज लीव छोड़ देता है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन के छोड़ने से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा ऐसे करके जंक्शन पे। सिमिलरली जब होल इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन जब छोड़ता है तो उसका अपोजिट चार्ज यहाँ आता है, तो यानी कि होल जब इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो चार्जेस की लेयर बन रही है ना, तो इसकी जो चौड़ाई होती है उसको हम विड्थ कहते हैं, विड्थ उसकी W है। ठीक है, लेकिन ये विड्थ मान लो ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी है, तो अभी क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस से पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव हमें पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है ना, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, हमको सबको पहले से पता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो इधर चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव एक सेट हो जाएगी। लेकिन होता क्या है
क्योंकि डिफ्यूजन करंट में जो मेजॉरिटी चार्जेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इसको अपोज करे, है ना। तो होगा क्या कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब इसके पास जाएंगे विद सम वेलोसिटी, तो क्या होगा, कुछ तो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कम है वो रुक जाएंगे, लेकिन कुछ अभी भी इसको क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा और जो मेजॉरिटी चार्ज के कुछ होल्स जो हैं यहाँ पर जाएंगे और कंबाइन होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी लेयर है ना पॉजिटिव चार्ज की, वो बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज की लेयर बढ़ती है, तो कह सकते हैं कि जो उसकी विड्थ होगी वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस जो हैं जो इलेक्ट्रॉन से जा रहे थे वो अब इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं वो इसको हम अभी सीखेंगे कि क्यों क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होंगे पी टाइप के वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जब वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो करंट फ्लो हो रही थी ना मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से, जिसको जिसको हम कहते थे डिफ्यूजन करंट, जिसको क्या बोलते थे हम, डिफ्यूजन करंट। क्यों कहते थे डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि जो प्रोसेस होता है हाई कंसंट्रेशन से चार्जेस लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं और आपस में कंबाइन हो रहे हैं एट द जंक्शन, लीविंग बिहाइंड अन अपोजिट चार्ज विच इज कॉल्ड द इमोबाइल चार्जेस एट द जंक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ एक बैरियर क्रिएट होता है जो कि फर्दर फ्लो ऑफ जो मेजॉरिटी चार्जेस को स्लो कर देता है या रोकने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है यहाँ एक बन जाता है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। तो एक बैरियर बन जाएगा VB, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है हमारे पास, वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस जो है जंक्शन पे आके क्या करेंगे, कंबाइन होते जाएंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे कंबाइन करेंगे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा और फिर डिफ्यूजन करंट को मोर और मोर डिफिकल्ट हो जाएगा इस बैरियर को क्रॉस करना। क्यों क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी करंट जो होगी घटती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं विड्थ का यानी कि ग्राफ बनाए विड्थ का, जैसे विड्थ बढ़ेगी और जब आपका फॉरवर्ड करंट जो डिफ्यूजन करंट की वजह से, जो आपके पास डिफ्यूजन करंट की वजह से जो करंट बढ़ रही है ना, पहले ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे क्या होगा, वो घटेगी 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 घटेगी। ठीक है, एक टाइम बाद वो एक डेफिनेट एक वैल्यू पे आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं घटेगी। राइट, तो ये जो आपका ग्राफ है ना डिफ्यूजन करंट का, वो विद द टाइम घटता जाएगा एज एंड एज दिस विड्थ एट द जंक्शन इंक्रीजेस। ओके, तो डिफ्यूजन करंट विल डिक्रीज, है ना, ये डिक्रीज हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी ना जैसे विड्थ बढ़ेगी। राइट, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि एज मोर एंड मोर मेजॉरिटी चार्जेस डिफ्यूज करेंगे टूवर्ड्स द जंक्शन। ठीक है, टूवर्ड्स द PN जंक्शन, एंड कंबाइन होंगे कंबाइन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स width ऑफ द पोटेंशियल बैरियर जो होगा हमारे पास एट द जंक्शन विल इंक्रीज हो जाएगी, विच क्या करेगी, विच विल अपोज द फर्दर diffusion due to majority charge carriers। तो आप कह सकते हो विद टाइम जैसे जैसे जो पोटेंशियल बैरियर है वो उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी तो आपका जो डिफ्यूजन करंट होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा।
अब हमने देखा कि ऐसा क्यों होगा, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक विड्थ बन गया, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। पॉजिटिव चार्ज को मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्जेस हमारे पास है। तो ये जंक्शन है हमारा, है ना, ये हमारा जंक्शन था। जंक्शन के इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है एट द जंक्शन, ठीक है। जंक्शन पे होगी। और हमारे पास ये जो साइड था, यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर था ना, एन टाइप था ना, तो एन टाइप का मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। संख्या थोड़ी घट गई है क्योंकि कुछ डिफ्यूज हो गए हैं, यहाँ चार्ज बन गए हैं, संख्या घट गई थोड़ी सी। और यहाँ पर होल जो है उनकी संख्या ऑलरेडी कम थी, वो मान लो यहाँ है। ऐसे ही यहाँ पर होल की संख्या ज़्यादा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये कर लिया हमने। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो ये जो साइड थी हमारे पास, ये कौन सी साइड थी बेटा, ये थी पी टाइप। और ये जो साइड थी इधर, ये थी एन टाइप। ये हमको ऑलरेडी पता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ होल जो है इधर आ गए, और ये होल जो है इधर से जो मेजोरिटी चार्ज है डिफ्यूजन करंट की वजह से इधर आए, वो इसको क्रॉस करना चाहते हैं। तो होगा क्या जैसे जैसे, क्योंकि जैसे ये अभी तो होल इधर है ना, तो जैसे ही होल इधर जाएगा, है ना, तो क्या होगा, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स मान लीजिए इतना है। तो ये अभी क्या होगा, ये फोर्स जो अगर मान लीजिए पहले यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो होगा, जो फोर्स आपके पास होगा मान लीजिए इतना ज़्यादा है, तो यहाँ जो फोर्स होगा क्या होगा, वो मान लीजिए इतना ही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है पीछे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर है, वो आगे जाने को चाह रहा है। अब ये जो फोर्स होगा इधर होगा, अब क्या होगा, ये पीछे जो खींच रहा है वो तो फोर्स है ही, साथ में ये भी इसको पॉजिटिव वाला, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लो इसके यहाँ पर भी आ जाता है पॉजिटिव, तो भी क्या होगा, इसकी फोर्स तो इतनी है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नज़दीक जा रहे हो तो ये धक्का और ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि जैसे जैसे आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा, क्रॉस करने की तरफ जाएगा जंक्शन की तरफ, पीछे जो फोर्स लगेगी वो बढ़ती जाएगी, और ये आगे की फोर्स तो कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है इस पर एक ऐसी फोर्स लगेगी जो इसको इसको क्रॉस करने से रोकेगी। समझ में आया। उसी तरह मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मूव करके मान लो पॉजिटिव साइड में जाना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ये नेगेटिव उसको धक्का मारेगा और ये पॉजिटिव उसको पीछे खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मान लो इतनी फोर्स है, लेकिन पॉजिटिव क्या है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसमें पीछे की फोर्स लग रही है, और ये नेगेटिव उसको वापस धक्का मार रहा है, तो उस पर भी एक फोर्स लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन पे भी एक फोर्स लगेगी जो उसको वापस एन टाइप पे जाने के लिए मजबूर कर देगी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा, तो ये आपके पास जो अपोजिंग फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एज द बैरियर विड्थ, जो पोटेंशियल बैरियर है विड्थ इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीज होती है, द अपोजिंग फोर्स जो होती है फॉर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स होती है इंक्रीजेस, इंक्रीज होती है। एंड क्या होता है, ड्यू टू विच क्या होता है, बहुत कम मेजोरिटी चार्ज होंगे जो इसके पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यानी कि इन अदर वर्ड्स कह सकते हो कि मेजोरिटी चार्ज की वजह से जो करंट थी ना, डिवीजन करंट, उनकी संख्या धीरे 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 लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए देखो मैंने ये जो ग्राफ बनाया था इसमें बताया था कि जैसे जैसे पोटेंशियल विड्थ बढ़ती जाएगी बैरियर की, उससे आपकी डिवीजन करंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम बाद एक कॉन्स्टेंट वैल्यू एक्वायर कर लेगी। इसे पूरी तरह से जीरो नहीं कर सकते हम, है ना, तो धीरे धीरे मिनिमम वैल्यू पे आके ये एक तरह से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, है ना, ये हम कर सकते हैं। ड्यू टू विच जो डिफ्यूजन करंट होगी विल डिक्रीज, है ना, डिक्रीज होगी, एंड विल सेटल, सेटल हो जाएगी टू सम लो, यस वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, अभी हम वो भी देखते हैं अमाउंट ऑफ करंट।
अब देखो होता क्या है हमारे पास, अब ये जो पोटेंशियल बैरियर था मेजॉरिटी चार्ज को रोक रहा है ना, लेकिन अब हम देखते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज के केस में ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, ये थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो हम दोबारा से हम इसी पोटेंशियल बैरियर को दोबारा क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो तुमने क्या करा, यहाँ पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स बना लिए है ना, ये माइनॉरिटी चार्जेस थे, और होल क्या थे यहाँ पर, वो माइनॉरिटी चार्जेस थे है ना। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये कौन सा साइड था हमारे पास, ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पर माइनॉरिटी है वो केवल 2 ही हैं, और मेजोरिटी चार्ज यहाँ होल क्या है, संख्या में ज़्यादा है ना, ऐसे करके हमने बना लिया। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर था वो क्या था, यहाँ बन गया था प्लस और यहाँ बन गया था नेगेटिव। इसको मैं कर लेता हूँ। तो आपके पास हमें पता चला कि यहाँ पर एक क्या होगा, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं कोई भी एक मेजोरिटी चार्ज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी चार्ज लेता हूँ, तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज मान लो ये होल्स है, वो यहाँ पर है, वो इधर आना चाह रहा है, मान लीजिए होल है। अब जो इधर आना चाहता है ये फोर्स इधर है, अब जब होल इधर जाना चाहता है पॉजिटिव चार्ज करेगा होल को, इधर धक्का मारेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो ऑलरेडी वो इधर जाना चाह रहा है और ये दोनों फोर्सेस भी क्या कर रही हैं, उसको उधर ही ले जा रही है, तो इजिली जो माइनॉरिटी चार्ज होगा इसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का केस ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो ये इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको खींचेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को धक्का ही मारेगा, तो वो भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है, जो बैरियर होता है रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, मेजॉरिटी चार्जेस, बट ये क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको असिस्ट करती है क्रॉस करने में है ना, बट असिस्ट करती है या सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स across the junction, across the junction, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, तो अक्रॉस द जंक्शन ये उसको सपोर्ट करते हैं। तुम देखोगे इसके लिए जो करंट आती है ना हमारे पास, अगर माइनॉरिटी चार्ज की हम बात करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज करंट पहले 0 होगी, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होगा तो इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि आपके माइनॉरिटी चार्ज की संख्या बहुत कम है, नंबर ऑफ जो आपके पास माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं, माइनॉरिटी चार्जेस वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस। तो मेजॉरिटी चार्ज में करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यानी करंट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगी, यानी कि आपकी ज़्यादा करंट नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो ये जो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट है, वो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती है वो क्या होती जाती है, विड्थ मान लो यहाँ बढ़ रही है, डब्ल्यू बढ़ रहा है, तो ये भी करंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, विड्थ हमारी है सॉरी, तो हमारी करंट जो होती है ये बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट यहाँ से यहाँ बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनॉरिटी चार्ज की ये जो करंट बढ़ जाती है हमारे पास, अच्छा इस करंट को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम ले सकते हैं कि दिस जो करंट होती है ड्यू टू minority charge carriers, minority charge carriers are also called drift current, ड्रिफ्ट करंट। अब देखा ये गया है कि दोनों अपोजिट है, मतलब ड्रिफ्ट करंट यूँ फ्लो कर रही है और मेजॉरिटी चार्ज की वजह से करंट यूँ फ्लो कर रही है, और दोनों की वैल्यू बहुत कम है। तो हम देख सकते हैं कि व्हेन, अच्छा ड्रिफ्ट करंट कहते क्या हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेटअप हुआ है ना, अपने आप नहीं हो रहा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी इलेक्ट्रिक ये करंट फ्लो नहीं कर सकती, तो ड्रिफ्ट हो रहा है बेसिकली अंडर द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ डेवलप हुआ है ना नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से, उसकी वजह से ये चार्ज मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ओके। तो व्हेन द ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम में आते हैं विद मेजॉरिटी चार्जेस, है ना, इक्विलिब्रियम विद करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्जेस, है ना। और हमको पता है दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। माइनॉरिटी चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, है ना। तो जब दोनों बराबर होती है तो हम कह सकते हैं दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, या कह सकते हो दोनों करंट इक्विलिब्रियम में होती है, आर इन इक्विलिब्रियम विथ करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्जेस, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज के करंट मतलब ड्रिफ्ट करंट, है ना, मेजॉरिटी करंट दैट इज डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाती है। और हम ये कहते हैं कि आपका पीएन जंक्शन क्या हो गया, वो स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। देन कह सकते हैं पीएन जंक्शन इज सेट टू बी स्टेब्लिश्ड या इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन का हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, पीएन जंक्शन हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो पीएन जंक्शन को हम क्या करते हैं, अब देखो पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट दोनों बराबर हो गई, है ना। दोनों करंट हमारे पास क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे कि जब कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी इससे कनेक्ट करते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बाइसिंग। तो आपकी जो बैटरी बाइसिंग होती है ना, तो दो तरह की होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। तो वो हम समझने की कोशिश अभी करते हैं, फिर ये टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं बाइसिंग इन पीएन जंक्शन, बाइसिंग इन पीएन जंक्शन। तो बाइसिंग हमारे पास देखो दो तरह की होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारे पास उसको कहते हैं हम रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग पहले समझते हैं उसमें क्या होता है ना। तो पहले तो समझ लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि आपके पास जो करंट रुक गई थी ना मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से, अब हमें उसे फ्लो कराना है, जंक्शन से हमें दोबारा से फ्लो कराना है। तो बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग हमारे पास जो करंट होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ठीक है। जबकि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत ही कम करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग, एफ बी से बता देता हूँ फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना। इन फॉरवर्ड बाइसिंग जो पोटेंशियल होता है बैटरी वोल्टेज जो होती है ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, है ना, एक्सटर्नल बैटरी जो होती है हेल्प करती है या असिस्ट करती है, असिस्ट करती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू थ्रू पीएन जंक्शन, ठीक है। अच्छा अब कैसे करती है असिस्ट, थोड़ा हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर जो ये जो पोटेंशियल बैरियर हमारा बनता था ना, हमने जो अभी से पहले डिस्कस किया है, मान लीजिए आपके पास ये जो पोटेंशियल बैरियर बनेगा, ये है जो पोटेंशियल बैरियर बनता है, ये पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के आसपास होता है, और ये अगर हम जर्मेनियम का केस लेते हैं तो 0.3 वोल्ट के आसपास होता है ना। तो ये थोड़ा सा हम देख लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है जो हमें समझना जरूरी है, ओके। तो अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो देखो क्या होता है। मान लो आपके पास ये जो था, यहाँ पर एक जंक्शन बना हुआ था, ठीक है। हमने बताया था कि इसके यहाँ पर जो होते थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज होते थे, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होते थे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है ना, काफ़ी सारे, और यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज कम है। उसी तरह मान लीजिए आपके पास यहाँ पर थे माइनॉरिटी चार्ज कम थे, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, है। यहाँ पर जो है माइनॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ पर मेजॉरिटी में, है ना। तो आपके पास ये जो होता था, ये होता था हमारे पास एन टाइप और पी टाइप। तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता था, हमने बताया था, और यहाँ जो बन जाता था दूसरी तरफ वो नेगेटिव चार्ज बन जाता था। इसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती थी, इसको हम कहते थे नेगेटिव पॉजिटिव। ये पोटेंशियल बैरियर था वीबी, है ना। और मैं बताया सिलिकॉन के केस में ये जो होता है, ये होता है कितना 0.7 होता है फॉर सिलिकॉन, और ये होता था 0.3 फॉर जर्मेनियम, ये हमको पता है। तो अगर हमें चाहिए कि यहाँ से करंट फ्लो करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी जो इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म कर दे। तो 0.7 है तो एटलीस्ट 0.7 की तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है तो कई बच्चों को डाउट होता है, वो हम अभी देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। चलो
तो मान लीजिए आपके पास यहाँ एक बैटरी मैंने लगा दी, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पर हमने एक बैटरी करके लगा दी। इससे क्या होगा देखिए, तो जब हम बैटरी लगा देंगे मोर देन 0.7 या 0.3 से, है ना, अगर सिलिकॉन ले रहे हैं तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी हमने लगा दी, तो जब जैसे एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, ये पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा ख़त्म। मान लीजिए 2 का है, तो ये 2 में से अगर 0.7 हटाएंगे तो 1.3 रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव होता है ना, वो इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा। तो जैसे ही हमारे पास ये ख़त्म होगा तो आपकी क्या होगी, जो करंट थी ना, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला होगा इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा। पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को धक्का मारेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे ही ये जो नेगेटिव वाला है ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा इधर, ठीक है, और होल को खींच तो नहीं पाएगा, यहीं पे रहेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएंगे वो इसको भर देंगे, वो अलग बात है ना। होल तो वायर के थ्रू आ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो ऐसा होगा, जबकि ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि जो यहाँ के जो होल्स होंगे वो जंक्शन पे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे कंबाइन हो जाएंगे। अब पोटेंशियल बैरियर तो खत्म हो गया मैंने बताया, तो इसकी ये खत्म हो जाएगा जैसे बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, आपकी जो करंट होगी पहले तो यूँ बढ़ेगी और उसके बाद सीधी हो जाएगी, लगभग ऐसी हो जाएगी, ओम्स लॉ को फॉलो करेगी, तो ये नी जैसा हो जाता है। इसलिए इस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका नी की तरह शेप है ना, उसका सीधा है, देखो, है ना, थाई मान लो, ये नी मान लो, ऐसा करके, तो ये नी वोल्टेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी देख लेंगे। ये पोटेंशियल बैरियर के बराबर होती है नी वोल्टेज, है ना, वी के बराबर होती है, जो 0.7 के आसपास। क्यों होता है ऐसे देख लेंगे हम। ओके, हम इसके बाद की बात कर रहे हैं कि वोल्टेज अगर 0.7 से ज़्यादा है ना तो करंट फ्लो करती है बड़ी तेज़ी से, जैसे कंडक्टर में करता है। नॉर्मली क्या होता है, जो वी होता है, करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है। तो ऐसे इसमें होगा, जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इसकी, 2 करी, 4 करी, 6 करी, 10 करी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपकी करंट जो है यूँ हो जाएगी। तो ये जो करंट हमारे पास आती है इसको फॉरवर्ड बायस की करंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझने की है। चलो ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और होल आए, दोनों कंबाइन हो गए, ऐसे कंबाइन होते रहेंगे, कंबाइन होते रहेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद, और यहाँ से होल खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है नॉर्मली एक्चुअल प्रोसेस में, जब इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ कंबाइन होते हैं जंक्शन पे, उसी समय यहाँ पर क्या होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। चलो दोबारा से समझते हैं अलग डायग्राम से, है ना। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई जंक्शन था, ठीक है, और यहाँ पर अभी हम मेजॉरिटी चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, माइनॉरिटी से हमें कोई मतलब नहीं है ना, वो बाद में समझाएंगे। तो मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर होल आ गए, राइट, होल आ गए, जो रेड से बताते हैं, होल हमारा रेड है, और ब्लैक वाले हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये दोनों कंबाइन होंगे। जैसे ही इसमें मिलेंगे ना आपस में, इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा एक। कितने टूटेंगे, जैसे जैसे होल मिलते जाएंगे यहाँ कोवलेंट बॉन्ड टूटते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं हमेशा, ठीक है, जब तक बैटरी अपने कनेक्ट करी हुई है। तो जैसे यहाँ कंबाइन होंगे तो यहाँ होल के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से खत्म। और होल से क्या हो गया, आपके मैंने बताया था ना कि आपके पास, क्योंकि बार बार मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बार बार आपको इसकी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास ये जो है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि वैलेंस बैंड में क्या है, यहाँ होल्स हैं। तो जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो बेसिकली होल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जा रहे हैं, तो होल खत्म, और इलेक्ट्रॉन भी ऊपर से खत्म क्योंकि नीचे आ गया, तो ये सब खत्म हो गया। तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड उसी समय टूटेगा, फॉर एग्जाम्पल टूटेगा तो यहाँ दोबारा से क्या होगा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने, और भी इलेक्ट्रॉन है ना, हम मानते हैं और भी इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, ठीक है, लेकिन उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ और भी होल हैं, है ना, होल यहाँ बहुत सारे हैं, ऐसे करके बहुत सारे होल हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जैसे 4 होल और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, उसी समय यहाँ पर उतने ही होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर 4 होल और 4 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। ये तो खत्म हो गए, है ना, तो 4 होल यहाँ बने और 4 इलेक्ट्रॉन भी बन गए, ये तो, ठीक है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, आउटर सर्किट से होते हुए, है ना, क्योंकि हमने बैटरी लगा रखी थी यहाँ, हमने बैटरी लगा रखी थी, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, राइट, बैटरी लगा रखी थी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके इधर आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये होल जो होंगे वो इधर पहुँच जाएंगे, इधर की तरफ,
ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर मतलब ख़त्म हो जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होल दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो आपके चार्जेस होते हैं कभी ख़त्म नहीं होते और करंट फ्लो होता रहता है, ये आपको समझना है। तो हम लिख सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मेजॉरिटी चार्जेस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ना, एन टाइप कंबाइन करता है विद होल, है ना, विद होल, जो भी मेजॉरिटी चार्जेस है ना। लेकिन पी टाइप का, ये पी टाइप का है, पी टाइप था ना, ये एन टाइप था। तो एज द इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्जेस ऑफ एन टाइप कंबाइन करता है विद होल्स मेजॉरिटी चार्जेस ऑफ पी टाइप, है ना, और पी टाइप एट जंक्शन इक्वल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं पी टाइप में। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन एट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। पी टाइप में जो क्या होगा, कंबाइन हो जाएंगे, मतलब दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, है ना। एंड जो नंबर ऑफ चार्जेस है ना, मेजॉरिटी चार्जेस जो भी है, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं हमारे पास, रिमेन्स सेम या कंजर्व, रिमेन्स सेम या कंजर्व। ठीक है। यहाँ पर कंजर्व रहते हैं। ठीक है, ये समझ आ रहा है। तो इसलिए कभी भी चार्ज कैरियर खत्म नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहता है। ठीक है। एंड इसे आगे लिख सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन और रीफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल और जो ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। तो लिख सकते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ recombination of electron hole pair and breakdown of covalent bonds into electron hole pairs। ठीक है। keep repeating keep repeating keep repeating always, है ना, ऑन एंड ऑन, कीप रिपीटिंग ऑन एंड ऑन, और ये कभी खत्म नहीं होते। ठीक है। तो ये चार्जेस चलता रहता है। एंड हम कह सकते हैं एंड फ्लो जो होता है ऑफ करंट का, फ्लो ऑफ करंट नेवर स्टॉप्स। ठीक है। तो नेवर स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होता। और मैंने बता दिया कि चार्ज कैरियर जो होते हैं हमेशा सेम रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है करंट फ्लो होता रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ओके चलो ये चीज़ हो गया। ओके। अब देखो हमारे पास एक चीज़ समझने की बात आती है हमारे पास। ये तो हमने बता दिया कि चार्ज फ्लो होता रहेगा, लेकिन अगर मान लो आपके पास यहाँ बैटरी जो हमने कनेक्ट करी है, हमने बताया क्या होती है, वो हमेशा पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा अगर हम करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। मान लो पोटेंशियल बैरियर जो है 0.7 का और हमने यहाँ बैटरी लगा दी सपोज 0.3 की, क्या होगा, तब करंट फ्लो नहीं करेगा क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या है, मिनिमम 0.7 की तो लगानी है ना, लेकिन 0.3 लगाई तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा कि नहीं फ्लो करेगा? तो इसका आंसर है करंट फ्लो करेगा। लेकिन वो जो होगा बैटरी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना होकर डिफ्यूजन करंट होगा, डिफ्यूजन करंट होगा, राइट। डिफ्यूजन करंट क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि जैसे ही हमारे पास बैटरी से कम होगा ना, देखो हमारे पास, देखो प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि 0.7 आप पे आकर जो मेजोरिटी चार्जेस थे वो इक्विलिब्रियम में आ गए थे करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। ठीक है। यानी कि करंट जो है जितनी कम हो सकती थी वो हो गई 0.7 पे, उससे ज़्यादा कम नहीं हो रही, है ना। लेकिन जैसे ही 0.7 से पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी भी कम हो जाती है ना, मान लो 0.6 हो जाती है, 0.2 हो जाती है, जो भी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 0.3 आपने लगाया, पोटेंशियल बैरियर था 0.7, तो 0.3 तो माइनस हो जाएगा ना इसमें से, 0.7 में से, तो इसमें पोटेंशियल बैरियर अभी भी 0.4 बच जाएगा। तो लेकिन 0.4 जो होता है पोटेंशियल बैरियर, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके मेजॉरिटी चार्जेस को इसको क्रॉस करने से रोक पाए, राइट। कुछ को तो रोक लेगा, लेकिन कुछ जो है फिर भी क्रॉस करने शुरू कर देंगे, जो स्टार्टिंग में बंद हो गए थे ऑलमोस्ट, है ना। तो क्या होगा, थोड़ी सी करंट फ्लो करती है।
और इसकी वजह से करंट जो होती है वो स्ट्रेट ना होकर, मतलब सीधी तरह प्रोपोर्शनल ना होकर, थोड़ा क्या होती है, ऐसे करके चेंज होती है। यानी कि पहले थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा पोटेंशियल बैरियर बचेगा, है ना, थोड़ा तो और ज़्यादा फ्लो करेगी, और जैसे ही थोड़ा जीरो हो जाएगा तब और ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ वोल्टेज होती है ना, करंट, वो प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि ऐसे होता है टेढ़ा, नी वोल्टेज कहते हैं इसको। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर जो वोल्टेज होती है अप टू दिस पॉइंट, वो लेस देन होती है पोटेंशियल बैरियर की, है ना, पोटेंशियल बैरियर के। और इसके बाद जो होता है ना, फॉर एग्जांपल जीरो से आप पॉइंट ए पे गए, पॉइंट बी पे गए, तो जीरो टू ए हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम जीरो टू ए, इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो लेस देन, जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो लेस देन पोटेंशियल बैरियर होती है। और जैसे पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो जाती है वोल्टेज हमारी, है ना, तो ये आपके करंट सीधा चला जाता है। यानी कि ये है फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, है ना, ये हो गया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर पोटेंशियल आपकी जो बैटरी है, अगर उसके वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से कम है, तो ऐसा नहीं होता कि करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो करेगी, लेकिन वो प्रोपोर्शनल नहीं होगी। ये जो करंट होगी ये डिफ्यूजन करंट जैसी ज़्यादा होगी, ये डिफ्यूजन करंट होगी। इसके बाद ये ड्रिफ्ट करंट होगी, जो मेजॉरिटी चार्ज की फ्लो की वजह से होगी, जो कि किसके अंडर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी बाहर, जो पोटेंशियल बैटरी लगाई उसकी वजह से, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देखना है, ओके। तो अभी ये पीएन जंक्शन में हम देखेंगे कि माइनॉरिटी चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, तो उसको देख लेते हैं, है ना। तो जो फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस होगा वो क्या होगा, तो अब देखोगे इसमें यही समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए आपके पास क्या हुआ, हमने पोटेंशियल बैरियर खत्म कर दिया, तो आपके पास ये मौजूद चार्ज, यहाँ मेजोरिटी चार्ज इधर जाने लगे, यहाँ के मौजूद चार्ज इधर जाने लगे, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर तो खत्म हो गया था। लेकिन माइनॉरिटी चार्जेस के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, संख्या में जो कम थे, वो इसको पार करके इसके माइनॉरिटी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो करंट होगी बहुत ही कम होगी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज बहुत ही कम होते हैं। लेकिन वो भी क्या करेंगे, वो भी इस मेजॉरिटी चार्जेस के करंट को ऐड कर देंगे, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा देंगे हल्की सी। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ाएंगे रिवर्स बाइसिंग, है ना। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है वो देख लेते हैं, बाइसिंग इन पीएन जंक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं ना, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। तो हमारे पास मान लीजिए आपके पास ये पीएन था, है ना, सेमीकंडक्टर, और ये आपके पास जंक्शन था। तो आपके पास जो एन टाइप होते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते थे ज़्यादा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स में मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही ज़्यादा है, ठीक है। और आपने क्या कर लिया, यहाँ होल हो गए ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ होल थे कम, और यहाँ पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। तो ये आपके पास क्या था, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें शुरू में था पोटेंशियल बैरियर था, तो पोटेंशियल बैरियर मान लो, मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए छोटा सा बना देता हूँ, ऐसा है, शुरू में ऐसा था ना, ये नेगेटिव था, ठीक है। तो जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जब ऐसा था, मान लो ये पोटेंशियल बैरियर था और इसकी वैल्यू थी 0.7। इस केस में क्या था, मैंने आपको बताया था, इस केस में जो आपके पास फॉरवर्ड करंट होती थी, जो आपकी डिफ्यूजन करंट होती थी, बार बार समझेंगे इस बात को, डिफ्यूजन जो करंट होती थी, जैसे जैसे विड्थ बढ़ती जाती थी, डिफ्यूजन करंट कम होती जाती थी, और यहाँ पर यूँ हो जाती थी, बिल्कुल कम आ जाती थी। जबकि विड्थ बढ़ने से आपकी ये जो करंट थी, जो कि माइनॉरिटी चार्ज की वजह से होती है, ड्रिफ्ट करंट, वो बढ़ती थी यूँ करके। जब ये दोनों करंट इक्विलिब्रियम में आ जाते थे, तो हम कहते थे कि दोनों के दोनों क्या हो गए, आपने पीएन जंक्शन को क्या कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये करंट है, फॉरवर्ड करंट एज वेल एज, मतलब आपके पास जो डिफ्यूजन करंट एज वेल एज जो आपके पास ड्रिफ्ट करंट है, यानी कि ये जो आपके पास है डिफ्यूजन करंट थी, ठीक है। और ये जो करंट थी आपके पास, ये करंट हमारी ड्रिफ्ट करंट होती थी, ये है ना। तो ये जो करंट होती थी ये मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से होती थी, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्जेस। लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती थी, है ना, और दोनों इक्वल हो जाते थे, एक पॉइंट में वो बहुत ही कम करंट होती थी, हाँ ऑलमोस्ट नील, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते थे, ठीक है। ये था हमारे पास, तो ये जो करंट हमारे पास थी ये ड्रिफ्ट करंट थी, ये की थी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। अभी हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, ध्यान रखना, एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगा रखी हमने, है ना, ये ध्यान रखना। तो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से थी,
ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। अब देखो, अब मान लो हमने यहाँ पर क्या करा, एक बैटरी लगा दी, लेकिन अब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी। कैसे पोलैरिटी चेंज कर दी? नेगेटिव को, ये जो पी टाइप का था हमने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है, और एन टाइप को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। देखो अब क्या होगा, तो देखो कि इस साइड जो है पॉजिटिव चार्ज थे, हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, तब क्या होगा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा, राइट, ऐसे बढ़ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो देखो 0.7 ही मेजोरिटी चार्ज को फ्लो नहीं करने दे रहा था, माइनॉरिटी चार्ज ऐसे था ना। माइनॉरिटी जो मैंने बताया ये कहाँ पर था, एट 0.7 वोल्ट, ध्यान रखना। तो और आपने क्या करा, एक बैटरी लगा ली मान लीजिए 2 वोल्ट की। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि जैसे हमने बैटरी लगाई तो पहले ही हमारे पास मेजोरिटी चार्ज तो देखो इतनी थी, है ना, तो होगा क्या, जैसे ही हम इसको ऐसा करेंगे तो मेजोरिटी जो थोड़ी बहुत फ्लो भी कर रही थी ना, मैंने डिफ्ट करेंगे तो ये जो है ना करंट थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो आपके पास डिफ्यूजन करंट है जो यहाँ कहीं फ्लो कर रहा था वो घट के और नीचे चला जाएगा ऐसे। जबकि ये जो माइनॉरिटी चार्ज की करंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, वो क्या करती थी, माइनॉरिटी या ड्रिफ्ट करंट को हेल्प करती थी। तो ये क्योंकि संख्या में कम है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी ये मान लो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो आपके पास जो करंट आएगी एक्चुअल में करंट, वो क्या होगी, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से फ्लो करेगी। मेजॉरिटी चार्ज तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, करंट है नहीं, करंट, है ना। ये कब हुआ, व्हेन व्हेन V इज अप्लाइड, जो आपकी एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल है ना, इज अप्लाइड। तो इसमें क्या होगा, जब हम करंट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो करंट, क्योंकि रिवर्स करंट है ना, तो हम उसको डायरेक्शन इधर बना लेते हैं। तो आपके पास जो वोल्टेज है, मान लो रिवर्स वोल्टेज है ना, तो करंट क्या होगा, धीरे से हल्की सी चलती है। तो इन दोनों की वजह से करंट जो चलेगी, कि ये जो करंट है किसकी वजह से है, ये माइनॉरिटी है, थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई, तो बीच थोड़ा सा गैप बन गया, है ना। तो इसमें से थोड़ा माइनस कर देंगे तो करंट हमारी लगभग लगभग यहाँ कहीं आ जाएगी, यानी कि ये हिस्सा थोड़ा सा माइनस हो जाएगा इसमें से, है ना, क्योंकि ये और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ये करंट थोड़ा सा यूँ बढ़ जाएगी, और उसके बाद ये यूँ बताएंगे क्यों होता है ना। ओके, तो ये करंट बहुत ही कम होती है ना, तो इसे माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। ये रिवर्स बायसिंग में है ना। तो होगा क्या, हमारे पास जैसे हम पहले ही करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो अब जैसे हम यहाँ पर ऐसे पोटेंशियल करेंगे, रिवर्स बायसिंग में अटैच करेंगे नेगेटिव को पी टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ेंगे, तो आपका जो पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है ना वो बढ़ जाती है। तो आपकी इवन ये विड्थ जो है बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जब विड्थ बढ़ जाएगी हमारे पास, तो होगा क्या कि माइनॉरिटी चार्जेस की करंट थोड़ी बढ़ेगी और मेजॉरिटी चार्ज बिल्कुल कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। जो थोड़े बहुत फ्लो भी कर रहे थे इसके अक्रॉस वो और कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट होगी हमारे पास वो बहुत ही कम आएगी। और जो थोड़ी बहुत देखो मेजोरिटी चार्जेस से भी कमी थी, ठीक है, लेकिन थोड़ी बढ़ी, लेकिन मेजोरिटी से कम हो गई। तो आपके पास क्या करना है, थोड़ी हल्की सी बढ़ेगी जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे रिवर्स डायरेक्शन पे, ठीक है, क्योंकि विड्थ क्या होगी और चौड़ी होती जाएगी, तो मेजोरिटी चार्ज को हेल्प करेगी, लेकिन मेजोरिटी को हेल्प नहीं करने वाली। तो उस केस में क्या होगा, आपकी करंट हल्की सी बढ़ेगी, हालांकि इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होगी, यानी बहुत ही कम, बहुत ही कम होगी, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रिवर्स बायस में रखा जाता है ना, तो व्हेन अ बैटरी इन रिवर्स बायस, आर बी कर देता हूँ, रिवर्स बायस इज अटैच्ड विथ पीएन जंक्शन, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो करंट है ड्यू टू जो आपके मेजॉरिटी चार्जेस है will decrease to a minimum वैल्यू तक चले जाएंगे, क्लोज टू जीरो, है ना, अप्रोच टू जीरो, है ना, अप्रोच टू जीरो, बिल्कुल जीरो के आसपास, देखो बिल्कुल कम हो गई, अप्रोचिंग टू जीरो। वाइल हम कह सकते हैं जो करंट होगा फ्रॉम माइनॉरिटी चार्जेस विल स्लाइटली इंक्रीज, है ना, बहुत कम सी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा।
तो इस लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ को जो हमने फॉरवर्ड बायस में करा है और जो रिवर्स बायस है, दोनों को कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह का एक डायग्राम मिलता है। तो तुम देखोगे हमारे पास जो करंट हमारे पास मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ बना देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एक जैसे हम वोल्टेज बनाएंगे, यहाँ पर ये वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में बढ़ रही है ना, फॉरवर्ड बायस की है। तो वोल्टेज मैंने बताया थोड़ा करंट यूँ बढ़ेगा और यहाँ से करके अचानक तेज़ी से बढ़ेगा ना, यूँ करके। तो ये जो करंट आपके पास आता है, ये आपके पास आता है नी वोल्टेज, है ना, इसे नी बोलते हैं ना, नी वोल्टेज। ये अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है। तो ये जो यूँ राउंड बना है वो इसलिए बना है क्योंकि क्या होता है, इसमें आपकी डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही थी ना, क्योंकि वोल्टेज आपकी क्या थी एक्सटर्नल बैटरी की, लेस देन फॉर बैरियर, पोटेंशियल बैरियर के से कम थी। जबकि यहाँ जब फॉरवर्ड वोल्टेज होती थी, फॉरवर्ड वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज होती है वो ग्रेटर देन ये होती थी, है ना, पोटेंशियल बैरियर की, फॉरवर्ड बायस की। ठीक है, ये समझ आ गया। और उसी तरह से अगर हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, रिवर्स में बहुत ही कम करंट फ्लो करती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नील, और यहाँ पर आके अचानक करंट तेजी से चले जाती है। ठीक है, तो ये जो करंट होती थी इसको नी वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, ये जो करंट होती थी हमारे फॉरवर्ड बायस में, देखो वो होती थी मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर एज कम्पेयर टू माइक्रो एम्पियर बहुत कम होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास ये जो करंट है ये माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि बहुत ही कम है, यानी कि ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ अगर एम्पियर है, तो ये ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁶ एम्पियर, यानी कि इतना बड़ा तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली इससे भी बहुत ही छोटा है। इसलिए बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसके स्केल को बहुत ही छोटा लिया है, इस वजह से ऐसा बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो अचानक करंट यहाँ बढ़ता है ना, ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं अवलांची वोल्टेज। अवलांची, या हम कह सकते हैं जीनर वोल्टेज। इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं ना, ब्रेक डाउन। बस अब इसको समझ लेते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्यों बोलते हैं। देखो होता क्या है कि जब हमने हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं, है ना, यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग करते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से बहुत ही स्लाइटली करंट फ्लो कर रही है ना, और आपके मेजोरिटी चार्ज जो मैक्सिमम है संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन क्या है वो करंट फ्लो नहीं करा पा रहे जंक्शन के थ्रू। तो होता क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी, हीट एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, यानी थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करते हैं, बहुत गर्म हो जाता है आपका ये जंक्शन। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, सारी की सारी जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, कह सकते हैं उसमें थर्मल एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो होता ये है कि आपके पास जब थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास मेजोरिटी चार्जेस की वजह से, संख्या भी उनकी ज़्यादा है ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं जो कि आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे कहीं पर, है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका पोटेंशियल बैरियर अचानक ही एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है, और कह सकते हो मेजोरिटी चार्ज होता है इस पोटेंशियल बैरियर से बहुत तेजी से ऑल ऑफ ए सडन एकदम से निकलती है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और आपकी जो करंट जो आपके पास हमने बिल्कुल जीरो के आसपास थी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, जिसको एवलांची वोल्टेज कहते हैं या जेनर वोल्टेज कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं, वहाँ पर करंट अचानक ही तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, ये समझ आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं एवलांची वोल्टेज। तो हमारे पास ये जो ग्राफ हमें होता है इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, तो पीएन जंक्शन को हम यूं भी बताते हैं, देखो बेटा लास्ट बात, कि पीएन जंक्शन में जो आपका जंक्शन होता है ना, पी टाइप को हम अगर हम सिंबल से बताएं तो ऐसे बताया जाता है, और जंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस लाइन से। तो ये जो लाइन है इधर वाली, ये एन टाइप है, ठीक है, और ये जो आपके पास है ये पी टाइप है, और जो एरो है बेसिकली करंट की डायरेक्शन बताता है, क्योंकि करंट आपका पी से इधर की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू, अच्छा ये करंट मेजोरिटी चार्जेस की वजह से, ध्यान रखना। तो आपका पीएन जंक्शन का ये एक सिंबल होता है, तो इसको हम डायोड भी बोलते हैं, या पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, राइट। तो ये बेसिकली सिंबल है ऑफ पीएन जंक्शन। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच।